हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से परिवार में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जयदीप सर से मैथ्स आप पढ़ रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम को हमने टारगेट किया है और 30 सवाल आते हैं साइंस के। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में आप जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है तत्व यौगिक मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में बहुत बेसिक बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी भी नहीं सीखी होंगी। अच्छे अच्छे धुरंधरों को ये अंतर करना नहीं आता, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कौन प्योर होता है, कौन इम्प्योर होता है। ठीक है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे मिश्रणों को कैसे छांटें, सेपरेट कैसे करें, ये सारा का सारा आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। थ्योरी पूरी आप पढ़ेंगे यहां पर। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के वीडियोस आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ही। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट कोर्स थर्ड ग्रेड एग्जाम को डेडिकेट करता हुआ आपको मिल जाए, तो दोस्तों अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है हमारी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, अभ्यास मैथ्स सर्च करेंगे और वहां पर मैथ्स स्पेशल, साइंस स्पेशल एंड मैथ्स साइंस कॉम्बो तीनों ही कोर्सेज वहां पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैथ्स साइंस कॉम्बो की अगर बात करें तो प्राइजेस 699 है, और मैथ्स का जो कोर्स है उसकी प्राइस 399 है, और साइंस का जो कोर्स है उसकी प्राइस भी 399 है। ठीक है, तो कॉम्बो कोर्स पर हमने एक 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको दिया है। कॉम्बो आप इंजॉय करें। 30 एंड 30 60 सवाल का जुगाड़ आपका यहां पर हो रहा है। कोई बाध्यता नहीं है। वो बच्चे जो लग्जरी चाहते हैं, है ना, वीआईपी ऑडियंस के लिए होता ना, प्राइम ऑडियंस के लिए है ये, है ना। बाकी सेम कंटेंट आपको यूट्यूब पर इन वीडियोस में मिल ही रहा है, तो बिंदास होकर पढ़ें। किसी भी विद्यार्थी को अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करने की बाध्यता हमारे यहां नहीं है। हम लोग अच्छी एजुकेशन, घर घर एजुकेशन की थीम पर काम कर रहे हैं, तो बिंदास इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोर्स, हमारी तैयारी, और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शुरुआत भी उस टॉपिक से कर रहे हैं जो केमिस्ट्री की जड़ है, केमिस्ट्री की नींव है। किसी भी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री पढ़िए, आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ट है, जरूरी है। रोक ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते आप इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आगे आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण। और यहां से केमिस्ट्री को इस तरह सीखेंगे कि आगे का हर टॉपिक आपके लिए आसान बने। ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। सर, केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स को पढ़ते हो, सब्सटेंस को पढ़ते हो, पदार्थों को पढ़ते हो, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स को पढ़ते हो। तो आज यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। लेकिन उससे पहले आपको मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं पदार्थ, सब्सटेंस। भाई केमिस्ट्री में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यार ये पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज सब्सटेंस। तो पदार्थ के बारे में कहते हैं कि प्रकृति का वह प्रत्येक घटक, द ईच कंपोनेंट, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक, ईच कंपोनेंट दैट, प्रकृति का वो प्रत्येक घटक जो क्या कर रहा है, स्थान घेरता है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई स्थान घेर रहा है। या फिर वो क्या कर रहा है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसके अंदर कोई मास हो, जिसके अंदर क्या पाया जाए, मास पाया जाए, तथा जिसे देखा जा सके, दैट इज विजिबल, देखा जा सके। तो आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ होता क्या है, क्या होते हैं सब्सटेंस। तो आप कहोगे द ईच कंपोनेंट ऑफ दिस नेचर, जिसको आप क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, जिसमें कोई मास है, मतलब जिसे आप तोल सकते हो, जिसे आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। साथ ही साथ जो स्थान घेरता है, ये मार्कर है, ठीक है, दिख रहा है फर्स्ट। दिखने के बाद इसके अंदर मास भी है, इसके अंदर द्रव्यमान भी है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है,
स्पेस घेर रहा है, मैं मेरी पॉकेट में इसको रखूंगा तो स्पेस चाहिएगा, ठीक है। तो ये पदार्थ की क्वालिटीज हैं, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3, और यहीं से सब्सटेंस की, यहीं से पदार्थ की क्या निकल कर आती है, डेफिनेशन निकल कर आती है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक। अब हम पदार्थों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है। जैसे पदार्थ कौन कौन सी स्टेजेस में मिलता है, पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में मिलता है, तो अवस्थाओं के बेस पर हम पदार्थ को कितने भागों में बांट देते हैं, 5 भागों में बांट देते हैं। अवस्थाएं, अवस्थाओं के बेस पर हम बांट देते हैं कि भाई साहब पदार्थ जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिल सकता है, वो गैस की फॉर्म में मिल सकता है, वो प्लाज्मा की फॉर्म में मिल सकता है, या फिर लास्ट एंड फाइनल बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ठोस के रूप में मिल सकता है, द्रव के रूप में मिल सकता है, गैस के रूप में मिल सकता है। अब ठोस, द्रव, गैस तो ये वो चीजें हैं जो हम इजीली समझते हैं, जानते हैं इनके बारे में, लेकिन प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, नहीं जानते अभी, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे, है ना, समझेंगे इनको भी हम लोग, क्योंकि हमें कुछ भी पैराशूट की तरह दिमाग में नहीं बिठाना, अपने को इस तरह पढ़ना है कि हम एनालाइज कर पाए चीजों को। क्वेश्चन घूमेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमेगी, क्वेश्चन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करेगा, तभी भी हम उसकी भाषा को समझ पाए, उसका कान मरोड़ के उसको बोल पाए कि बेटा सुधर जा, है ना, तू नहीं जीत सकता हमसे। हम कंटेंट पढ़े हैं, गहरा पढ़े हैं, सटीक पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी अप्रोच बहुत प्यारी रहे, है ना। तो पदार्थ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और पदार्थ के बारे में क्या जानकारी ली है कि पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ को आप और क्या क्या नाम देते हो, पदार्थ को आप कहते हो द्रव्य, पदार्थ को आप कहते हो मैटर, ठीक है। तो पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हो, पदार्थ को मैटर भी कहते हो, पदार्थ को, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक। अब सुनिएगा, पदार्थ वो जो स्पेस कवर करे, वो जो विजिबल हो, जिसमें कोई मास हो, दिखाई दे रहा हो, स्थान घेर रहा हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ, खत्म। पदार्थ के पाए जाने के टाइप्स, किन किन फॉर्म्स में हमें दिख सकता है वो पदार्थ, दुनिया में किस किस फॉर्म में हो सकता है वो, तो हमने इस हिसाब से बांट दिया, ठीक है। उसके बाद पदार्थों को और कैटेगरीज में बांटा। तो अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ शुद्ध रूप में मिलेगा, प्योर सब्सटेंस। दूसरा, पदार्थ का अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर। तो शुद्धता अशुद्धता के बेस पर, ठीक है, ओरिजिनलिटी या मिलावट के बेस पर हमने फिर पदार्थ को 2 भागों में बांटा, 2 कैटेगरीज में, प्योर, इम्प्योर, ठीक है। इन सबको पढ़ेंगे हम डिटेल में, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना। तो आप देखेंगे इसको प्योर इम्प्योर में जब बांटा, तो यहां समझ में आएगा कि प्योर में आप पढ़ेंगे एलिमेंट, टॉपिक पे आ रहे हैं ना, तत्व पढ़ेंगे प्योर में, प्योर में ही पढ़ेंगे कंपाउंड, प्योर में ही पढ़ेंगे यौगिक, ठीक है, यौगिक भी प्योर में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे अणु, अणु का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, यौगिक में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन हो गए हमारे पास, फिर 3 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। डिटेल में इनको चीजों को लेंगे, आगे चल के हमें इनका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ की बात करोगे तो यहां पढ़ोगे मिक्सचर, यहां पढ़ोगे मिश्रण। मिश्रण किस कैटेगरी में आता है, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ले डालिए स्क्रीनशॉट, है ना। वैसे तो आपको पैनल पीडीएफ्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पीडीएफ्स हैं बोर्ड की वो मिलेंगी आपको। तो यहां क्या समझा आपने इस बोर्ड पे, समझा कि पदार्थ, द्रव्य, मैटर, वह प्रत्येक घटक इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर पा रहे हो, तोल पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, साथ में जो स्पेस कवर कर रहा है, क्या कह दिया आपने उसको, आपने उसको कह दिया पदार्थ। अब पदार्थ किन किन स्टेटस में मिल सकता है, तो हमने पदार्थ की स्टेजेस पढ़ी, सॉलिड पढ़ा, है ना, हमने सॉलिड के बारे में बात की, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, प्लाज्मा और बीसी, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिखाऊंगा, है ना। उसके बाद फिर बांटा हमने पदार्थ को नेक्स्ट कैटेगरीज में, प्योर और इम्प्योर।
ठीक है, तो प्योर कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए पहले, इम्प्योर कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। बहुत सारी एग्जाम्स में तो यही क्वेश्चंस आते हैं, स्टेनोग्राफर लास्ट ईयर है ना, पेपर में 3-4 क्वेश्चन स्पेशली शुद्ध और अशुद्ध पर थे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस पर और इनकी डेफिनेशंस पर स्पेशली 3 से 4 क्वेश्चंस थे वहां पे, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, स्टेट में उठा लीजिए, सेंटर में उठा लीजिए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, ठीक है। तो लीजिएगा एक बार आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। चलते हैं अब हम सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे, ये रहा सॉलिड, नेक्स्ट वन लिक्विड, नेक्स्ट गैस, प्लाज्मा एंड लास्ट वन बीईसी, ठीक है। बिल्कुल 5 कैटेगरीज, ठीक है। सॉलिड को आप कहते हो क्या, सॉलिड को ठोस, दूसरा हो गया हमारे पास लिक्विड द्रव, तीसरा हमारे पास हो गया गैस। पैनल पीडीएफ पढ़ के भी आपको मजा आएगा, बोर्ड का डेकोरेशन हम इतना बढ़िया रखेंगे कि आपको पढ़ के भी लगेगा कि यस मजा आ रहा है ना। तो मजा तो आने वाला है ही, जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ते हैं, फील ही अलग है, ठीक है। आइए देखो बेटा क्या पढ़ेंगे आप, सॉलिड। पहली बात सॉलिड के बारे में कि भाई ठोस क्या होते हैं, तो ठोस वे होते हैं जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि जिनका शेप और जिनका वॉल्यूम कैसा रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। ये सॉलिड है ना। अब ये सॉलिड है तो इसकी शेप भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब जब तक ये इसको मैं चेंज नहीं करूंगा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, चेंज कोई करना चाहेगा तो शेप एंड वॉल्यूम दोनों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लिक्विड ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं, मैं बताऊंगा ये बात आपको, ठीक है। तो इनका शेप भी क्या है, फिक्स है, और आपका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, कितना कितना जो टोटल सराउंडिंग है वो कवर कर रहे हैं, कितना आसपास का एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कवर कर रहे हैं, वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो फिक्स है सॉलिड्स का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे द्रव के बारे में, तो ये द्रव है ना। द्रव के बारे में क्या बोलेंगे, अब द्रव की खास बात है कि द्रव का जो आकार है ना वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। यानी कि जैसे समझिए 1 लीटर पानी है ना, वॉल्यूम आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। आप समझिए कैसे, मान लीजिए 1 लीटर पानी, अब 1 लीटर का वॉल्यूम तो 1 लीटर है, लेकिन अगर आपने उसे बोतल में भर दिया तो बोतल की शेप में है, ग्लास में भर दिया ग्लास की शेप में है, ठीक है। आपने उसे बाउल में, किसी कप में, किसी प्याले में, किसी कह सकते हैं थाली में भर दिया तो थाली की शेप ले लेगा। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन जिस तरह के पॉट में, जिस तरह के पात्र में, जिस तरह के सराउंडिंग में आप उसे रखेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, शेप चेंज हो जाएगी। जब गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस का बेटा शेप और गैसेस का वॉल्यूम दोनों ही क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, अनडिटरमाइंड रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। मतलब समझिएगा, वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील। अब समझो कैसे, है ना, आपने एक चैम्बर में गैस भर दी, पहली बात तो गैस को भी जिस पॉट में डालोगे वो उसी हिसाब से स्पेस कवर करेगी। दूसरी बात यह है कि गैस को खुला छोड़ दिया तो गैस ट्रेबल भी कर जाती है, तो उसका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। मान लो आपने किसी पात्र में गैस भर दी, वो गैस को जैसे ही आपने पॉट को खोला वो तो उड़ जाएगी, तो उसका ना वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसका शेप फिक्स है, ठीक है। तो वो किस में आएगा भाई, वो आपका आएगा गैसेस में, डन, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, तो डिफरेंस क्या रहा कि सॉलिड जो होते हैं उनका शेप, उनकी आकृति और उनका आयतन दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, दोनों बदलते नहीं है। लिक्विड्स में आयतन उतना ही रहेगा लेकिन शेप बदल सकती है, अलग अलग आकार के पात्र में रखोगे अलग अलग साइज ले लेगा, अलग अलग शेप ले लेगा। जब गैसेस की बात करोगे तो ना शेप कांस्टेंट है सर और ना ही वॉल्यूम, दोनों ही चीजें परिवर्तनशील है क्योंकि गैसें उड़ जाती हैं, है ना, ठीक है, डन रही बात। प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा कैसे आया, तो प्लाज्मा देखो सिंपल सी बात है,
गैसों को जब वेरी हाई टेम्परेचर पर, अति उच्च ताप, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, गैसों को अति उच्च ताप पर रखने पर आयनीकृत हो जाना। देखो सिंपल समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखो गैसेस हैं। अब आपने इतना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होता तो मैं बता देता हूं। जब भी किसी एटम को, किसी परमाणु को हम ओवरहीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने से क्या होता है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बाहर निकलने लग जाते हैं। और जब किसी पदार्थ से, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो आयंस का निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयनीकरण। किसी भी एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी अणु से, परमाणु से, है ना, क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जब रिसीव किए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं तो आयंस बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो पॉजिटिव आयन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं तो नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब गैसेस को वेरी हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, तो गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, गैसेस बिकम्स आयोनाइज्ड। गैसें क्या हो जाती हैं भाई, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। गैसें क्या हो जाती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं। और जब गैसें आयोनाइज्ड हो जाएंगी तो एक नई स्टेज, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा गैसेस की कौन सी अवस्था है, आयनीकृत अवस्था। ठीक है, गैसेस की कौन सी अवस्था है, आयोनाइज्ड फेज। यानी जब गैसेस को हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्लाज्मा स्टेज कैसे बनी है, गैसों के आयोनाइजेशन से, गैसों के आयनीकरण से। जब गैसेस को आप अति उच्च टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर, अब आप कहोगे ये कहां मिल सकता है सर, सूर्य पे। अरे सूर्य पे हाइड्रोजन हीलियम गैसेस होती हैं, सन पे हाइड्रोजन हीलियम गैसेस होती हैं, और वहां पे टेम्परेचर 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे वो गैसें आयोनाइज हो जाती है। तो सूर्य पर कौन सी स्टेज है, तारों पर कौन सी स्टेज है पदार्थ की, आपसे पूछा जाता है कि तारों पर, सूर्य पर पदार्थ की कौन सी स्टेज पाई जाती है, प्लाज्मा। वहां गैसें इतने टेम्परेचर पे आयनीकृत हो जाती हैं, आयन बन जाती हैं, तो वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, डन। रही बात ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो होती है उसको हम प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कहते हैं फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, प्रतिदीप्ति नलिकाएं। ठीक है, ट्यूबलाइट हुआ, सीएफएल हुआ, इनको प्रतिदीप्ति नलिकाएं कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति नलिकाओं के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, वहां पे आर्गन गैस होती है। ठीक है, आर्गन गैस होती है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड हो जाती है उस समय प्रकाश देखने को मिलता है, लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हुई। चलो प्लाज्मा के बारे में नेक्स्ट समझते हैं, बीईसी। ये बीईसी क्या है यार, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल अभी आगे लेंगे, लेकिन फिलहाल इसका नाम समझाता हूं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसका नाम ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे पड़ा, पहले तो ये समझिए। इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार इसके बारे में जो भविष्यवाणी है, जो प्रिडिक्शन है बीईसी का, ये एक भारतीय साइंटिस्ट ने किया जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने एक पार्टिकल खोजा, बोसोन, और उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब ये बोसोन पार्टिकल नई अवस्था की जानकारी देगा, पदार्थ की एक नई स्टेज की जानकारी देगा। ठीक है, वो कह के गए थे कि बोसोन से देखना पदार्थ की नई स्टेज बन के आएगी, पदार्थ की एक ऐसी स्टेज बन के आएगी जो अभी तक ना थी ना है, समझे, ऐसा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, और एक पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसोन। डिटेल में अभी बात मैं इस पे करूंगा, थोड़ा सा शांति रखिएगा। हिग्स बोसोन जो पार्टिकल होता है, हिग्स बोसोन कण को जब अति निम्न ताप, वेरी लो टेम्परेचर पर रखेंगे, अति निम्न ताप, वेरी लो टेम्परेचर पर रखने पर प्राप्त क्वांटम फेज, बहुत, क्वांटम का मतलब है बहुत बहुत स्मॉल साइज की फेज, क्वांटम अवस्था, क्वांटम फेज। ठीक है, हिग्स बोसोन, पीटर हिग्स ने इनके बारे में खोजा था। हिग्स बोसोन एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर जब आप हिग्स बोसोन पार्टिकल को डालोगे तो आपको फिफ्थ स्टेज ऑफ द मैटर, पदार्थ की पांचवी अवस्था की जानकारी आपको यहां से मिलेगी, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मुझे बताइएगा ये बात आपके दिमाग में बैठ रही है कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, क्या आपके चीजें समझ पा रहे हैं? तो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, बीईसी, प्लाज्मा कैसे बना, बीईसी कैसे बना, ये तो कहीं हद तक चीजें बैठ गई होंगी। अब मैं सॉलिड लिक्विड गैसेस में और आपको जो कंपैरिजन है वो देता हूं।
सॉलिड में भैया जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल, कण, पार्टिकल, वो क्या होते हैं, बहुत बहुत पास होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, और पार्टिकल क्लोज होते हैं इसीलिए इनकी डेंसिटी, पार्टिकल क्लोज है का मतलब है पार्टिकल पास पास है, और पास पास है तो इनकी डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम होती है, इनकी डेंसिटी अधिकतम होती है। ठीक है, डेंसिटी अधिकतम क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड्स में अणुओं के बीच जो बल लगते हैं उन्हें बोला जाता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। अंतराण्विक बल का मतलब क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, जो अणुओं के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं सॉलिड्स में। अब समझिएगा, ऐसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो जिसमें सॉलिड होंगे, तो बताओ ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे, और एक दूसरे को खींचेंगे तो बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, और बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो सॉलिड है ना। तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, ये समझ में लॉजिक आया। तो आपसे इस तरह का क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई जो सॉलिड होते हैं, है ना, उनकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, तो आप बता पाओगे क्योंकि सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो ज्यादा होते हैं, है ना, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो बहुत टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं, एकदम ठसाठस भर जाते हैं, छकान छक, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। गांव में बोलते हैं जब कोई एकदम ठूस ठूस के भर दिया जाता है तो बोला जाता है छकान छक, लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए, तो हमने बात की क्या, हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा डिफरेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, चलिएगा, ये पढ़ा 1 सेकंड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, स्लाइटली फार, थोड़े दूर होते हैं पार्टिकल्स, किसके अंदर, लिक्विड्स में, है ना। इनकी डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो भी थोड़े क्या रहते हैं, वीक रहते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं लिक्विड्स में। ठीक है, गैसेस में जाएंगे, पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी इनकी बहुत कम हो जाएगी, वेरी वेरी वेरी, है ना, डेंसिटी की बात करेंगे तो वेरी वेरी लो, या कह सकते हैं इनकी डेंसिटी मिनिमम की तरफ जाएगी। ठीक है, और इनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो सबसे दुर्बल यानी वीकेस्ट होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो मेरी बात ये समझ गए कि आप, ठीक है, क्लियर हुई बात डेंसिटी के बारे में, डिफरेंस के बारे में। आई थिंक इजीली आप समझ पाए होंगे मैंने क्या क्या पढ़ाया है और क्या क्या समझाया है। ठीक है, एक बार मुझे आप बताइएगा कि हाँ ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं, चलिएगा, डन। ठीक है, तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर, हम चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, देखिएगा। नेक्स्ट हमारी बात होगी कि ये जो सॉलिड पड़ा, लिक्विड पड़ा, गैस पड़ा और बीसी पड़ा, सॉरी प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, ये जो चारों स्टेजेस आपने पढ़ी हैं ये चारों नेचुरल स्टेट्स हैं। ये चारों कैसी स्टेट हैं, नेचुरल। नेचुरल स्टेट्स का मतलब ये प्रकृति में अवेलेबल है, चारों ही प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो बीसी है वो कैसी अवस्था है, वो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब वो आपके आर्टिफिशियल है, यानी बीसी जो स्टेज है वो नेचर में पाई नहीं जाती है, उसको लेबोरेटरी में ही गेन किया जा सकता है, उसको लेबोरेटरी में ऑब्टेन किया जा सकता है। बाकी की ये जो स्टेजेस हैं ये कैसी है बताओ, ये प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है,
नेचुरल स्टेट्स हैं, प्राकृतिक अवस्थाएं। डन, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे क्या? नेक्स्ट आप बात करेंगे कि जो लिक्विड और गैस हैं, इन दोनों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, तरल, फ्लूइड। यानी कि तरल में जब भी बात तरल वर्ड आए कहीं पे भी, तो याद रखना लिक्विड और गैस दोनों के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि तरल का मतलब होता है जो बहता हो, है ना। द थिंग दैट इज फ्लोन, द थिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो अ लिक्विड कैन फ्लो, अ सॉलिड कैन फ्लो, अ गैस कैन फ्लो। गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। सॉलिड कैसे बहेगा, है ना। गैस बहती है। ठीक है, क्लियर। और साथ में क्या बहती है, साथ में आपके जो लिक्विड होते हैं वो भी बहते हैं। ठीक है, अच्छा, गुरुजी आपके दर्शन करने हैं। भाई साक्षात आई एम हेयर, है भाई, समझ रहे हो यार, घर में छोरा गांव में ढिंडोरा। आई एम हेयर, साक्षात बिल्कुल आपके सामने, लाइव, जिंदा, है ना। चलो ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई लिक्विड जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं अपने, ये अपने दोनों को आप फ्लूइड कह सकते हो। ठीक है, अब फिर बात करते हैं प्लाज्मा स्टेज कहां पे मिलती है। तो प्लाज्मा आपको सूर्य पर, स्टार्स पर मिलती है, सूर्य और तारों पर मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रतिदीप्ति नलिका होती है, जो फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं, उनमें भी क्या मिलेगी आपको, प्रतिदीप्ति नलिका। जैसे ट्यूबलाइट की बात करें, सीएफएल की बात करें, ठीक है, सीएफएल की बात करें, है ना, इनको बोलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ठीक है, तो प्रतिदीप्ति नलिकाओं में आपको कौन सी अवस्था मिलेगी, प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर। चलिए, डन रही बात यहां तक, कहां मिलेगी प्लाज्मा, है ना। अब सुनिए, नोट्स की फॉर्म में जो पैनल पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये आपको देंगे, साथ में बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिएंटेड टाइप्ड नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम्स मिलेंगे आपको, दोनों मीडियम्स में। ठीक है, वो भी मैं टॉपिक पूरा होते ही, अभी क्लास पीडीएफ तो आपको पर डे क्लास वाइज मिलेगी। ठीक है, और जो कोर्स की पीडीएफ हैं, जो नोट्स हैं, है ना, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, वो आपको क्लास खत्म होने के बाद मिला करेंगे अलग से। ठीक है, वो पूरे टॉपिक का एक रहा करेगा, हर टॉपिक का पूरा एक, समझ गए। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी तरह से जरूरत है कि भाई आपको और कुछ लिखने की जरूरत पड़े। और मैं चीजों को पैनल पीडीएफ में भी मैं इस तरह कवर कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे ये सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा नेचुरल है, आपका बीईसी कैसा है भाई, बीईसी जो है आपकी आर्टिफिशियल स्टेज है, बीईसी जो है वो आपकी, है ना, कैसी है, कृत्रिम अवस्था है, प्रयोगशाला में मिलती है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल नहीं है। गैस एंड लिक्विड को आप क्या कह सकते हैं, तरल वर्ड ले सकते हैं। प्लाज्मा के बारे में सुनिए, प्लाज्मा की खोज की बात करिए। ठीक है, प्लाज्मा की खोज और फिर प्लाज्मा का नाम। तो प्लाज्मा की खोज 1879 में विलियम क्रुक्स ने की। प्लाज्मा स्टेट को किसने खोजा, विलियम क्रुक्स। ठीक है, और जो नॉमेनक्लेचर है वो 1928 में किया गया लैंगम्यूर द्वारा, लैंगम्यूर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि भाई प्लाज्मा स्टेट कब डिस्कवर की गई और नॉमेनक्लेचर किसने किया। तो बिल्कुल चीजें अच्छे तरीके से आपको डिलीवर हो रही हैं ताकि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए डन। अब आगे बात करते हैं, अब बीईसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोसोन पार्टिकल खोजा। बोसोन पार्टिकल खोजा और नई अवस्था की भविष्यवाणी की इन्होंने। ये यहीं से कहकर गए थे, इन्होंने प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी की कि भाई कोई पदार्थ की नई अवस्था निकल के आएगी। ठीक है, फिर बात की
आइंस्टीन ने इस बात का सपोर्ट किया, आइंस्टीन ने इस बात का क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद 1955 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, रूबिडियम की गैस ली, इन्होंने रूबिडियम की गैस बनाई, रूबिडियम गैस को बहुत लो टेम्परेचर पर रखा, 170 नैनो केल्विन टेम्परेचर पर रखा, 170 नैनो केल्विन टेम्परेचर पर रखा, और कुछ नया डिस्कवर किया, कुछ नया देखा, उसको उन्होंने गैसीय संघनन नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया गैसियस कंडेंसेशन। एक मतलब ऐसा कुछ देखा जो पदार्थ की सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट से मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गैस की कंडेंसेशन स्टेज है, जो गैस होती है जब वो कंडेंसेशन में आती है तो वो लिक्विड की कंडीशन में आती है, तो उन्होंने कहा कि ये गैस की वो अवस्था है जब वो ना गैस है और ना वो लिक्विड है, वो गैसीय कंडेंसेशन है, मतलब एक गैस कंडेंसेट हो रही है, एक गैस जो है संघनित हो रही है, द्रव की ओर आ रही है, उसके बीच की इंटरमीडिएट अवस्था है ना, ये बोला इन्होंने। उसके बाद क्या किया, 2012 में पीटर हिग्स ने एक पार्टिकल खोज डाला जिसका नाम रखा गया हिग्स बोसोन। इसी पार्टिकल की भविष्यवाणी करके गए थे, इसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है, ईश्वरीय कण। गॉड पार्टिकल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईश्वर को लोग खोजते रहते हैं, बहुत सालों खोजते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है इसको बहुत सालों से खोज चल रही थी, बड़ी मुश्किल से मिला। ठीक है, तो एक हिग्स बोसोन की जब खोज हुई उसके बाद पदार्थ की कौन सी अवस्था आ गई, बीईसी, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो बी जो हिग्स बोसोन कण को जब रखा गया बहुत लो टेम्परेचर पर, तो पूरी तरह कंफर्म हो गया कि यह पदार्थ की एक नई अवस्था है, और यह अवस्था वैसी ही है जैसी सत्येंद्र नाथ बोस जी बता कर गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक भारतीय साइंटिस्ट जिनका रोल पदार्थ की नई अवस्था की खोज में रहा है, एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका रोल पदार्थ की एक नई स्टेज को डिस्कवर करने में रहा है, उनका नाम बताइए, तो आप बताएंगे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, चलिएगा, डन हुई बात यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, कहीं होकर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलें, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब सुनिएगा, ठीक है, तो ये बातें हमारी हुई, हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिएगा, हमने डिस्कस किया पदार्थ क्या होता है, ठीक है, हमने डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी का एक्चुअल डिफरेंस क्या है, फिर डिस्कस किया स्टेजेस के बारे में, प्लाज्मा की डिस्कवरी वगैरह के बारे में, और फिर बीईसी के बारे में डिस्कस किया। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों, ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैस, और ये रहा प्लाज्मा। बड़े मजेदार तरीके से समझना, ठीक है। तो जो पदार्थ है ना, ये इंटर कन्वर्ट हो सकता है इन अवस्थाओं में, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है, ठीक है, इस तरह का कन्वर्जन पॉसिबल है इनके बीच में, है ना। तो वो कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, वो टेम्परेचर्स पे होता है, जैसे सॉलिड बदलेगा लिक्विड में, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ठीक है, मैं पहले प्रोसेस समझाता हूं। सॉलिड बदला लिक्विड में, जैसे मान लीजिए बर्फ है वो बदल गई, आइस है वो बदल गई वाटर में, तो लिक्विड भी बदल सकता है सॉलिड में, ठीक है, यानी कि जिस आइस है वो पानी में बदल गई तो पानी आइस में बदल सकता है ना। पानी भाप में बदल सकता है तो भाप यानी गैस पानी में बदल सकती है, ठीक है। गैस आपके प्लाज्मा में कन्वर्ट हो सकती है तो प्लाज्मा गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इनकी स्टेट्स का नाम लेंगे। सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो इसको बोलेंगे गलन, मेल्टिंग, और ये जिस टेम्परेचर पर होगा उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, गलनांक कहेंगे। एक फिक्स टेम्परेचर पर
ठोस द्रव में बदलता है। जैसे बर्फ है, मान लीजिए बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो किस में बदल जाती है, पानी में बदलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसी तरह उल्टा पड़ेंगे, जब लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग, उसे बोला जाएगा हिमीकरण, हिमीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लिक्विड बदलेगा गैस में तो उसके लिए 2 वर्ड काम में लेते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्वथन समझा रहा हूं, बॉइलिंग, है ना। और जब गैस बदलता है लिक्विड में तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अरे बादलों से जब बरसात होती है ना तो कंडेंसेशन ही है ना, तो इसको बोलते हैं संघनन। वेरी गुड। जब गैस बदलता है प्लाज्मा में तो उसे बोलते हैं आयनीकरण, आयोनाइजेशन, आयनीकरण, इसे क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन, है ना। और जब प्लाज्मा बदलती है गैस में तो उसे बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। डी आयोनाइजेशन का मतलब हो जाता है निरायनीकरण, निरायनीकरण। ठीक है, ये बातें रही। अब आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि कभी कभी बेटा सॉलिड होता है ना, सॉलिड, वो ही बदल जाता है सीधा किसमें, सीधा गैस में बदल जाता है सॉलिड। सीधा गैस में बदल जाता है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। ठीक है, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गैस होती हैं वो भी सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भी सीधा कन्वर्ट हो जाती हैं, वो भी सीधा कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, सॉलिड में। यस, सीधा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, इसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। यस, बात समझ में आई क्या, कंसेप्ट समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डन। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ जो मैटर हैं, वो शायद अब आपके दिमाग में बैठा होगा कि उनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट जो है लीजिएगा, उसके बाद में आगे की जानकारी आपको अवेलेबल करवाता हूं। ठीक है, चलिएगा, चलिए, हाँ भाई बताइएगा जल्दी से जल्दी। चलिए, अब बात को अच्छे तरीके से और देखेंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहां तक बातें हुई, लेकिन यहां जब देखो, समझो सॉलिड मतलब बर्फ, बर्फ से बन गया पानी, गल गई, मेल्ट हो गई, पानी से जम गई वापस बर्फ, फ्रीज हो गई। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। पानी से जब क्या बनती है, गैस बनती है, तो यहां पे क्वथन तो पड़ा ही है, मैं यहां पे आपको एक चीज और समझाऊंगा, थोड़ा सा शांति रखिएगा। और गैस से जब लिक्विड बनता है, जैसे बरसात हो रही है, बादलों में बहुत सारी गैस होती है, उसमें नमी होती है, जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है वो फिर बरसात के रूप में नीचे आने लग जाता है, तो वो कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन क्या है, ये कहां होता है ऊर्ध्वपातन? जैसे देखिएगा, देखा होगा आपने शादियों में, शादियों में बेटा आपने देखा होगा कि दूल्हा आता था पहले एकदम घोड़ी पे सवार है, अरे घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, जिंदगी भर पड़ेगी इसको मार, है सारे डाल देगा नीचे हथियार, है। तो वो ये बेचारा हथियार डाल के पड़ जाएगा, जीवन भर मार ही मार पड़ेगी इसको, है कि नहीं। तो वो आता है ना घोड़ी पे होके सवार, डेंजरस बन के एकदम, और लेकिन दुल्हन बेचारी फीकी पड़ जाती थी। तो अभी दुल्हन की एंट्री को भी खास बनाया जाता है, बैंड बाजे से आती है दुल्हन, आती है ना, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ मटके रख देते हैं, मटके, और उन मटकों में पता नहीं क्या भरते हैं बेटे, कि जैसे ही दुल्हन आती है ना तो उन मटकों में से धुआं निकलता है सफेद सफेद, और वो बीच में से फैल जाता है। लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन जब उस सफेद धवल धुएं में से आती है तो मामला धुआंधार हो जाता है, और जो दूल्हा है ना उसकी फीलिंग धुआं धुआं हो जाती है। अरे भाई साहब, जन्नत, है ना, उसे लगता है कि दुल्हन नहीं, वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो, ऐसा। ठीक है, तो होता क्या है, वो है क्या,
तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जब कभी आपने देखा हो आपके घर में शादी हो तो जो मटके रखते हैं ना, उनमें डालते हैं वो सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2। और उसकी खास बात है कि वो ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब वो सॉलिड है, जैसे उसको हल्का सा गर्म करोगे वो सॉलिड से सीधा गैस बनेगा। तो वो जो ड्राई आइस होती है उनको मटकों में भर के रख दिया जाता है, जैसे ही दुल्हन आने वाली होती है थोड़ी देर पहले उसमें गर्म पानी डाल देते हैं, और गर्म पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, वो सॉलिड CO2 हीट पाके डायरेक्ट गैस में बनेगी, और उसको ऐसे मटकों को ऐसे जमाया जाता है तो सारी उसके रास्ते में आ जाती है और मामला एकदम चिल्ड हो जाता है भाई साहब। ठीक है, तो वो सब्लिमेशन है ना, ऊर्ध्वपातन है वो। इसके अलावा जैसे आप बात करेंगे डिपोजिशन की, सर डिपोजिशन क्या है, देखो बहुत ठंडे जो इलाके होते हैं एकदम, जहां पे एकदम बर्फ गिर रही होती है, वहां पे आप देखना ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, एकदम ठंडी हवाएं बर्फीली, और वो जो हवाएं होती हैं जैसे ही वो किसी खिड़की से, किसी कांच से, किसी कार की खिड़की से, विंडो से टकराती है ना, वो गैस सीधा बर्फ की फॉर्म में जमा हो जाती है। मतलब जैसे ही वो ठंडी हवाएं किसी सरफेस से टकराई वो बर्फ के रूप में जमा हो गई, मतलब गैस सीधा कन्वर्ट हो गई किसमें, सॉलिड में। वो डिपोजिशन है, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। बच्चों समझ में आ गई कहानी? चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कौन कौन दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन सॉलिड से सीधा गैस बनना, सॉलिड से सीधा गैस बनना। अब ऊर्ध्वपातन कौन कौन शो करता है, सुनना। कपूर मंदिरों में काम में लेते हैं, कॉम्फर है ना, जैसे ही जलाते हैं सीधा गैस में कन्वर्ट होता है कपूर। NH4Cl, NH4Cl इसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, इसी को बोलते हैं नौसादर। इसी में ऐड कीजिए आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, और मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट वन में आपको लिखवा रहा हूं क्या, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई आइस कहते हो। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। डन, सब्लिमेशन की बात हुई। अब हम और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे यार। देखना दोस्तों, द्रव से गैस, द्रव से जब गैस बनती है ना, लिक्विड से गैस, तो एक्चुअली इसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की दो प्रोसेस हैं, एक है क्वथन जिसको बोलते हैं बॉइलिंग, और दूसरा होता है वाष्पन जिसको बोलते हैं एवेपोरेशन। डिफरेंस समझना, दोनों में ही लिक्विड से गैस बनेगी, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। बॉइलिंग, उबलना, ये हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, ये निश्चित तापमान पर होगा, और उस निश्चित तापमान को क्वथनांक कहा जाएगा। यानी क्वथन की क्रिया किस पर होगी, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर होगी। यानी प्रत्येक लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर अचीव करेगा टेम्परेचर, वो स्टार्ट टू बॉइल कर देगा, वो उबलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वाष्पन की खास बात है कि जो वाष्पन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। वाष्पन किसी भी ताप पर संभव है, किसी भी ताप पर पॉसिबल है, किसी भी टेम्परेचर पर संभव है। ठीक है, ये किस पे तय करता है, ये वातावरण के ताप पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर गैप पर डिपेंड करता है कि वस्तु और वातावरण के ताप में डिफरेंस कितना है, ये टेम्परेचर गैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर में, ताप में अंतर पर डिपेंड करता है, समझना, ताप में अंतर। ठीक है, कैसे, कंसेप्ट क्या है मैं समझाता हूं आपको। पसीना आना जो है वो वाष्पन की प्रक्रिया है। क्लियर? तो कई बार टेम्परेचर को कम करने के लिए भी वाष्पन होता है। जैसे समझो हमारा पसीना आना वाष्पन है। कैसे? पसीना आने से हमें कूलिंग क्यों फील होती है? पसीना कब आ रहा है?
जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, तो पसीना आया। पसीना क्या है? वाष्पन। और वाष्पन में ना लेटेंट हीट की जरूरत होती है, वाष्पन में गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है। मतलब क्वथन के लिए तो आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो, ऊष्मा दिए जा रहे हो, ठीक है। वाष्पन में वो है कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा उस समय। वाष्पन जब होगा ना, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा उस जगह। लेकिन क्या होगा, उस जगह हीट को क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। तो उसमें गुप्त ऊष्मा लगती है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो भी है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी का 37, बाहर का ज्यादा होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, गर्मी लगी हमें, जैसे ही गर्मी लगी, अब क्या हो रहा है, बॉडी में हीट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर गर्मी है, बाहर से हीट हमारी बॉडी में जा रही है, हम ओवर हीट हो रहे हैं, है ना। उसके लिए पसीना आना चालू हुआ। पसीने आते हैं तो पसीना वाष्पन है, एवेपोरेशन है। क्यों? क्योंकि उस समय पसीना मतलब पानी आपका वेपर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, पानी वाष्प की फॉर्म में बाहर आ रहा है। लेकिन यार पानी का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है क्या? नहीं होता। फिर भी कैसे पानी वाष्प में बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? क्योंकि वो वाष्पन है। वाष्पन में क्या होता है? लेटेंट हीट की जरूरत होती है। समझिए, 1 ग्राम पानी को, ये आप हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ते हैं फिजिक्स में, 1 ग्राम वाटर को वेपर में, वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए 540, यानी जनरली 539 है, 539, लेकिन हम उसे 540 कहेंगे, ठीक है। तो 540 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत है। तो इसका मतलब है पसीना जितना भी बाहर निकल रहा है, उसको बनाने में, पानी से वेपर बनाने में बहुत सारी हीट क्या आ रही है? काम आ रही है। और जब बहुत सारी हीट पसीने बनाने में काम आ रही है, तो आपकी बॉडी की हीट यूज में आएगी, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर घटेगा। समझ गए? तो ये वाष्पन है। वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, डिपेंड करेगा कि बाहर के वातावरण का तापमान क्या है। तो मटकी में पानी ठंडा होता है इवेपोरेशन से, पसीना हमें आता है इवेपोरेशन से, लेकिन पानी को उबालते हो किससे? बॉइलिंग से। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर अप्रोच दी है। ये वो कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी से उठकर आए हैं। दावे के साथ कह सकता हूं कोई पंगा नहीं ले पाएगा इन कंसेप्ट से। और ये वो कंसेप्ट हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग के सारे ढक्कन खोल देंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री कैसे सीखी जाती है। और जिस दिन केमिस्ट्री को पूरा करेंगे, केमिस्ट्री आपके लिए हलवा होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मैं लास्ट में, ये आज मैं बोल रहा हूं, जिस दिन सिलेबस होगा उस दिन ये बात आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ये मैं वादा देता हूं आपको, ठीक है। तो कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा, है ना। आज हम यहीं पे चर्चा खत्म करेंगे, कल इसके आगे की राम कहानी आपके सामने आएगी। तो कैसी रही क्लास, कैसा रहा प्रेजेंटेशन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको रही हो, है, मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा हो, थोबड़ा नहीं पसंद आ रहा हो, है, तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो अच्छे चेहरे वाला, अच्छे चेहरे वाली कोई लाएं आपके लिए, है कि नहीं? बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज फिर करते हैं फिर, और तो क्या नहीं, ठीक है। चलिए, कमेंट्स, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। आगे आपसे मुलाकात होगी कल की कक्षा में। आते ही अपने डाउट्स जो है पूछ लीजिएगा, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है ना। बाकी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी स्टेनोग्राफर, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, गाल पे थप्पड़ मार के उनको बोलो कि विज्ञान नहीं आती हो ना, पाठक जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाना हवेली पे, आगे मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद।